नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। आज इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कोई नई खबर नहीं है। पिछले लगातार महीनों से इस खबर को आप देख रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं और पीछे तमाम एसआई परीक्षा भर्ती के अभ्यर्थी हैं और अपनी आवाज़ लगभग पिछले 1 महीने से उठा रहे हैं। अब पहला सवाल मेरा यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करने से फुर्सत कब मिलेगा, ताकि ये आके यह मुद्दा भी दिखाएं। जब चुनाव आते हैं इस देश में और हम चुनाव में वोट करने जाते हैं तो तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन उन मुद्दों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हिंदुत्व खतरे में है या फिर हमारे मुस्लिम भाई खतरे में हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मंदिर मस्जिद पे बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या बेरोजगारी को लेकर सरकार कभी सवाल एक्सेप्ट करेगी? क्या ये धांधली जो हो रही है उसको लेकर सरकार सवाल एक्सेप्ट करेगी? क्या विश्व पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है और उसका जो प्रेडिक्शन आया था 142वें नंबर पे पहले था, अब 150वें पे पहुंच गया, इसको लेके जो नोएडा में बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं एसी रूम वाले, वो कभी सवाल उठा पाएंगे? क्योंकि बार बार जब वो अपनी खबर दिखाते हैं तो यह बात कहते हैं कि सबसे महान हम हैं, सबसे बड़े हम हैं, सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क हमारा है। लेकिन उनके न्यूज़ नेटवर्क में हर दिन जब भी आप देखेंगे, और मैं ये बात कभी बोलता नहीं हूँ, आज पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको जो मीडिया कवरेज मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल पाया है। केजीएफ सर के नाम से जाने जाने वाले हमारे साथ एक शिक्षक हैं और उनके साथ तमाम अभ्यर्थी, और यह भीड़ लगातार डेली ये लोग बता रहे हैं कि बढ़ रही है। और चूँकि गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री के शहर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया हूँ, इको गार्डन इस जगह का नाम है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, इनकी पीड़ा क्या है जाना जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद जी। सर 32 दिन हो गया, आज 32वां दिन है और दूसरा दिन आपके आमरण अनशन का। इस देश में आमरण अनशन और धरना बहुत होता है, रिजल्ट कितना निकलता है आपको भी पता है। क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि कल भी इस भर्ती में लिप्त कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और उनकी धरपकड़ जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं और आगे भी हमारी आस्था यही है कि सरकार पॉजिटिव रिजल्ट। तो मकसद तो ये है ना कि भाई अगर गलत तरीके से एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम को निरस्त किया जाए। उस पर मैं आपको अपनी मंशा क्लियर करूं कि भर्ती में जो गलत हुआ है उसके लिए इन सभी अभ्यर्थियों की मांग जो है आपको बताना चाहूँगा। हमारी मांग तो हमारी मांग जो है वो एसआईटी जांच है और वही हमारा मुद्दा है और वही मुद्दा हमारा बना रहेगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं उसके पैरेलल में जो सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन निराश बच्चों में एक उम्मीद की किरण है। ठीक, तो वो उम्मीद जो है दिन पे दिन बढ़े और कहीं ना कहीं इन बच्चों को इनके हक मिलें, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है और ये सारे के सारे काम चल रहे हैं। ठीक, और बाकी का ये बच्ची हैं, ये भी आमरण अनशन पे बैठी हैं। अब आगे इनका क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, आप इनसे खुद पूछ सकते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक जगह से होंगे, कई जगह से आए होंगे, कई जगह से आप लोग आए होंगे। थोड़ा सा एक मिनट इसको थोड़ा सा। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा शांति नाम है। कहाँ से आई हैं आप? मैं गोरखपुर से आई हूँ। अच्छा, आप भी गोरखपुर से आई हैं, मुख्यमंत्री के शहर से। जब भी गोरखपुर का नाम आता है तो अब आमतौर पे यह स्लोगन मशहूर हो चला है। तो आमरण अनशन पे आपका भी दूसरा दिन है? नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट दिन है। फर्स्ट दिन है, यानी आज आ पाई हैं? आज नहीं आया सर, आने के तो हमको पहला दिन है जो। अच्छा, मतलब धरना आप कर रही थी और पहला दिन आपने आमरण अनशन पे आप बैठी हैं। क्या लगता है, क्योंकि सरकार 32 दिन हो गया और 32 दिन कम, ये एक बड़ी संख्या होती है। अगर आप कोई जंग लड़ती है, एक तरह का जंग है, तो यह एक छोटी संख्या नहीं है 32 दिन। बस एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक मिनट चुभता होगा। अभी तक कोई सरकार का आदमी, कोई आला अधिकारी आया संज्ञान लेने, आप लोग की सुध लेने? नहीं सर, ऐसे बड़े तो कोई ऐसे अधिकारी नहीं आए, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो है सरकार हमारी हेल्प करेगी और हमें न्याय मिलेगा सर। हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे और ज़रूर देंगे। मुख्यमंत्री जी, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यदि आप यह आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो इन
तमाम अभ्यर्थियों की आंखों को देखिएगा और उन आंखों में जो उम्मीद, मतलब कि उम्मीद लिए बैठे हैं आपको लेकर, उसको देखिएगा और इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह की तैयारी करते हैं, IAS PCS या फिर SI जो भी है, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की जब हम तैयारी करते हैं और वो जो दिन होता है, वो जो संघर्ष का दिन होता है 10x10 के रूम में, उस तकलीफ़ को समझने का प्रयास कीजिए और उस दर्द को, जब हम उस समय पसीना बहा रहे होते हैं उस 10x10 के रूम में, उस वक्त जो संघर्ष रहता है, खाने बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद पिताजी की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, बर्डन, और कई बार माँ बाप को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत खेत भी बेचना पड़ जाता है या फिर गिरवी रखना पड़ जाता है। और इन सब के बीच जब कोई 2-4-10% टुच्चे लोग आके पूरी सिस्टम को चैलेंज करते हैं, बिगाड़ देते हैं, तो तकलीफ़ होता है, दर्द होता है। और उस तकलीफ़ और दर्द की वजह से ये सारे लोग पिछले 32 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और अब धीरे धीरे लोग चूँकि देख रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, तो आमरण अनशन पे भी बैठ गए हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सरकार इनकी सुनेगी। अभी मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि उनसे उम्मीद है, और आप लोग की मांग क्या क्या है? सर मेरी मांग तो SIT जांच है और मुझे महाराज जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग गोरखपुर में महाराज जी के ही नाम से जानते हैं और CM साहब तो बाद में बने हैं। लेकिन मुझे एकदम सर 100% ये विश्वास है, क्योंकि ये सूचनाएं उनको पूर्ण रूप से उनके पास पहुंच नहीं पा रही है। जिस दिन ये पूर्ण रूप से ये सूचना उनको मिल जाएगी, और मुझे 100% विश्वास है कि इस पे वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे। यानी कि आप यह कहना चाहती हैं कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना आप लोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान नहीं है? संज्ञान है सर, लेकिन जो चीज़ें हम उनको देना चाहते हैं, जो हम पहुँचाना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से उनके पास पहुँच नहीं पा रही है सर। इसलिए कहीं न कहीं बीच में ये जो है, जो सही चीज़ें हैं वो चीज़ें उनके पास, अधिकारी उनके संज्ञान में मामले को सही तरीके से नहीं सही तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं सर, और करना नहीं चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो न्याय के मामले में हमारा ही प्रदेश नहीं सर, अदर भी प्रदेश उन पे भरपूर जो है विश्वास करता है कि न्याय के मामले में तो वो बहुत ही जो सख्त हैं। इसलिए। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। कहाँ से आई आप? केरला से। केरला से? और आप UPSI का पेपर दी थी? जी। अब सोचिए कि यह केरला एक तरह से एक देश का दूसरा कोना हो गया और उतनी दूर से आके आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। कितना दिन हो गया आपको? हमें 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। और आप भी आमरण अनशन पे हैं कि अभी बस धरने पे हैं? नहीं, हम धरने पे हैं। धरने पे हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम कहाँ से आए हैं? जौनपुर। जौनपुर से आए हैं। जौनपुर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब कि ये फौजी और पुलिस वाले ये सारे लोग निकलते हैं। जी हाँ। वहाँ पे तो शायद कोई ऐसा गांव है जहाँ पे पूरा माधोपट्टी। जी हाँ। पूरा गांव वाले लोग IAS PCS या फिर ऐसे फौज बहुत ज़्यादा IAS निकलते हैं, ये वहाँ की खासियत है। आपने कुछ यहाँ पे क्रॉस किया, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसको क्रॉस क्यों किए हैं? क्रॉस इसलिए किया गया है कि हम थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए। नहीं, खड़े हो जाए, उसको ऊपर कर लीजिए। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेजिडेंस, मूवमेंट, प्रोफेशन। तो कुल मिला जुला के मोटी मोटा जो आर्टिकल 19 है उसको आपने पूरा कट कर दिया है, क्रॉस कर दिया। क्यों? ऐसा है कि जो हमारे बीच भ्रष्टाचारी हैं, भरे पड़े हैं, वो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। हमारी जो आवाज़ मुख्यमंत्री साहब के पास जो भ्रष्टाचारी है वो पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस करके रखे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब आज की डेट में नहीं रह गया है? इसका मतलब है, लेकिन जो हमारा जो संज्ञान है, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी पूरा जो जानकारी है, वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच नहीं पा रही है। कुछ लोगों के जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो पहुँच नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा, जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग पहुँचने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ। खड़े हो जाइए सर, थोड़ा सा आप भी। थोड़ा आप लोगों को परेशान करूंगा, वैसे आप लोग ज़्यादा परेशान पहले से हैं। इसमें लिखा हुआ है UPSI स्कैम 9534 2021-22, बोलने का अधिकार नहीं, हमारे लिए रोजगार नहीं, पढ़े लिखे युवा का दर्द। अच्छा ये बताइए, पकौड़ा वकौड़ा बेचने का कभी नहीं ट्राई किए? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं पकौड़ा तो बेचने का, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा बिजनेस है। जी सर, बिजनेस है, लेकिन जितना हम पढ़े लिखे हैं जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम वही नौकरी करना चाहेंगे जितना हमने पढ़ाई की है। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा वकौड़ा बेच कोई विचार नहीं है कि हम लोग पकौड़ा वकौड़ा बेचे। अगर यही सब करना हो तो फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ है? मोदी जी, ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबको नहीं पकौड़ा बेचना है भाई,
पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों पकौड़ा बेचेंगे? नहीं आता पकौड़ा बनाना, नहीं आता है चाय बनाना, जाके खरीद के खा लेंगे, पी लेंगे। एसआई बनना है भाई, और एसआई बनना है और स्कैम होगा तो सवाल सिस्टम पे उठाना लाजमी है। क्या लगता है सर, अगर यही जो सर आपने पूछा है पकौड़ा बेच के हम समाज को नहीं सुधार सकते। अगर अच्छे लोग पढ़ाई लिखाई करके अगर अच्छी जगह पर जाएंगे तो वही ना अच्छे समाज को सुधार सकते हैं। जो ऐसे लोग भरे पड़े हैं भ्रष्ट लोग, उनको पकड़ सकते हैं, पकड़वा सकते हैं। एक बात बताइए, आप लोग का ये दर्द है और आप लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल जो समाज में पुलिस वालों को देखकर जो एक्सप्रेशन बनता है, जो पहला शब्द दिमाग में आता है, उससे आप भी परिचित होंगे। जी सर, ज़्यादातर निगेटिव पॉइंट्स ही आते हैं। ज़्यादातर क्योंकि सर ऐसे भी पुलिस विभाग में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे कॉर्पोरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत छवि के ही हैं, इसीलिए उनके मतलब उनके प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन जो लोग छवि खराब कर रहे हैं वो लोग तो सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं ना। जी सर, है जो गलत काम करेंगे तो अपने। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर चंदौली से, बनारस। अच्छा, बनारस के बगल वाली चंदौली। एक हमारे वहाँ भी गांव है चंदौली करके, तो मुझे लगा कि मेरे गांव के बगल से नहीं ना आए हैं। कितने दिन से आए हैं? हैं सर यहाँ हम भी सर लगभग 10 दिनों से हैं। 10 दिनों से हैं। जी। दर्द है? दर्द है सर, बिल्कुल। और इसी दर्द की वजह से हम अपना एक मतलब गाना भी बनाए हैं, योगी जी निवेदन बार, और एक गाना और जो है कि आज ही जो है कि लिखे हैं। सुना दीजिए। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, और दर्द ही है जो कि कलम के माध्यम से पन्नों पे पिरो दिया इन्होंने। जी सर, मैं पकड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पकड़ लीजिए। भयवा तोहार हई कैसे झूठाई सही, भयवा तोहार हई कैसे झूठाई सही, कैसे छोड़ी भरती के ओर हो। केतना दिन केतना रात धरना पे बैठल, तबो नाही सुने कोई मोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पे बैठल, तबो नाही सुने कोई मोर हो। दरोगा भरतिया में भइल घूस खोरिया, बतिया बुझेला सभे पकड़े नाही चोरिया। दरोगा भरतिया में भइल घूस खोरिया, बतिया बुझेला सभे पकड़े नाही चोरिया। गंगा जमुनामा नियन बाहे लोरावा हो, गंगा जमुनामा नियन बाहे लोरावा हो। हियरा में उठेला हिलोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पे बैठल, तबो नाही सुने कोई मोर हो। कौनो भरतिया न बची है दलालवन से, लूटी है खसोटी है सो हक मरी है हमहन के। कौनो भरतिया न बची है दलालवन से, लूटी है खसोटी है सो हक मरी है हमहन के। आई के तू साहस बढ़ाई जैता भयवा हो, आई के तू साहस बढ़ाई जैता भयवा हो। हमहन के मिली बड़ा जोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पे बैठल, तबो नाही सुने कोई मोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पे बैठल, तबो नाही सुने कोई मोर हो। जय हिंद, जय भारत।
आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह सिर्फ एक गाना नज़र आएगा, लेकिन एक छात्र के जीवन का क्या संघर्ष होता है, किस तरह से वह 10 बाई 10 के रूम में पसीना बहाता है और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद किसी इको गार्डन में आके भी धूप लू का सामना करते हुए पसीना बहाता है और उसके बाद भी उसे यह पता नहीं होता है कि रिज़ल्ट क्या होगा। पसीना बहाना उसका सार्थक जाएगा या फिर बस ऐसे हवाई में एक एक दिन बीतता चला जाएगा। और 32 दिन बड़ा दिन होता है और जब कोई नहीं सुनता है तो यह दर्द निकलता है। जी संतोष जी, हम लोग सर किस साहस से और किस उम्मीद से तैयारी आगे बढ़ाएं सर। आगे हम लोग पेड क्वालिफाई हैं, हम लोगों को देना है यूपी लेखपाल, लेकिन हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग किस कॉन्फिडेंस से मतलब उस तैयारी में लगे। हम लोग यहाँ पे आके घूम रहे हैं और मतलब ये आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे रह रहे हैं तो कैसे रह रहे होंगे। तो अगर ये जांच नहीं होगी तो मतलब वही है कि मनोबल उन लोगों का बढ़ेगा जो पैसा दे करके होगा, हम लोगों का मनोबल गिरेगा हमेशा के लिए। तो किस वही है कि फिर जो है रोज़गार के प्रति तो जो पढ़ने वाले युवा हैं वो हतोत्साहित होंगे हमेशा के लिए। तो सर हमारा यही निवेदन है सरकार से और हमारे माननीय श्री योगी जी से कि सर हम लोगों की बात सुने, क्योंकि अगर इतनी बड़े पैमाने पे सर धांधली हुई है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सर। अगर हम धांधली तो हर सरकार में सर हम लोग देखे हैं, हर भर्ती में देखे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत मतलब धांधली 100-200 यहाँ सर महसूस होता है सर कि हम लोगों की कम से कम 90% 80% सीट जो है सर हम लोगों की उसी धांधली से होगी। बाकी शेष 10% भाई ही मेरे जो है मेहनत से होंगे, ये जान लीजिए। और कुछ भाई मेरे मतलब ऐसा है कि 21-22 मतलब 121-22 127 तक पाए हैं, लेकिन हमको लगता है सर हमारा मन एकदम धड़कता है और हमको डर लगता है। कुछ मेरे मित्र भी हैं जो 127 किए हुए हैं, लगता है कि वो भी छट जाएंगे इस तरीके से। जिस तरीके से ये आंधी चल रही है, जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, ये वो पकड़े जा रहे हैं जो बिल्कुल ही एकदम गवार हैं। अभी तो वो बिल्कुल जैसे सर हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे इसमें कोई भी मेरा भाई अगर 70-80 मार्क्स लाने 80 नंबर का क्वेश्चन करने लायक है तो वो अगर ओरली अगर उससे इंटरव्यू लिया जाए, जैसे अधिकारीगण, जैसे मुझे पता चला कि पता क्या सर डीवी में जो है कि फार्म आवेदन भराया जाता है और वो जो कि देखते हैं कि फार्म नहीं भर पाते हैं, या फिर ओरली कुछ पूछ लिया गया कि तुमको कुछ जैसे पीएम का नाम, सीएम का नाम या कुछ ऐसी चीज़ें जो एकदम सार्वजनिक हो, वो चीज़ें उनको नहीं आती हैं। वो सर किसी तरीके से हमको लगता है कि बीए का पेपर भी दूसरे से दिलवा करके और ग्रेजुएशन है और फार्म दरोगा का डाल दिया और देखे कि पैसा जो है पैसे से नौकरी मिल रही तो पैसा अपना दे के नौकरी पा लिए। तो सर ये जो है कि जांच बहुत ज़रूरी है। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि ये गाने के माध्यम से जो दर्द आप सुने हैं और चूँकि आप एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और इमोशनली किसी छात्र से, किसी बच्चे से जितना शिक्षक जुड़ा होता है शायद माँ बाप भी नहीं जुड़े होते हैं उसके करियर को लेकर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में गुरु का दर्जा जो माँ बाप से ऊपर रखा गया है, शायद यही वजह है कि मैं इस मंच पर मौजूद हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पर बीच में मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं चला गया था यहाँ से, तो इन बच्चों की उम्मीद मैंने टूटती हुई देखी। जब मैं यहाँ सुबह 4:30 बजे मौजूद था, यहाँ इस मंच पर कोई नहीं था, सुबह 4:30 बज रहे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो ये लोग बच्चे शायद घर जाने वाले थे। शायद आपको ये आंदोलन जो आज दिखाई दे रहा है ये कल सुबह ख़त्म हो गया होता, तो हताश होकर लोग वापस लौट। तो बस उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, अभी हम जिंदा हैं, आंदोलन जिंदा है और जिंदा रहेंगे जब तक हम अपने हक की लड़ाई को जीत नहीं लेते। दूसरी चीज़, कल से और अब तक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बुरी खबर चल रही है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया या कुछ भी किया, तो इस तरीके की कोई हरकत नहीं हुई हम सभी के साथ। जो अफवाह फैलाई जा रही है हमारे आंदोलन को समाप्त करने के लिए, वो सरासर गलत है। इको गार्डन के धरने पर बैठे इन सभी छात्रों से आप पूछ सकते हैं माइक घुमा करके, क्या इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज की गई? किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। और इस तरह की खबरें जानबूझ के मीडिया के द्वारा, जब कुछ तथाकथित मीडिया के द्वारा जब फैलाया जाता है तो उसके पीछे का मकसद आप समझिए। पीछे का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि किसी तरह से जो अन्य छात्र आने की तैयारी कर रहे हैं वो ये सोचे कि जाने लायक नहीं है, जान को खतरा है और तमाम चीज़ें। तो
पुलिस पहले दिन से ही, पुलिस प्रशासन पहले दिन से ही हमारे समर्थन में, देखिएगा आप अभी भी देख सकते हैं अपना लगी हुई है। अपना व्यवस्था में। और कोई ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान हमारी तरफ हो कि लाओ इनके ऊपर लाठी चार्ज करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे समर्थन में वो बस हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारे नाम नोट किए कि कौन कौन धरने में मौजूद हैं। इसी चीज़ को मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने गलत रूप से प्रदर्शित किया। बाकी का सब हमारे समर्थन में है और बाकी का जो इन बच्चों की मांग है बस वो पूरी हो जाए तो हमारी मांग ये मुझे कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा खड़े होइए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 40 आलू 40, ये क्या है? मतलब आप लोग के यहाँ पे रहने के लिए। अब सोचिए जरा कि धरना देने के लिए भी इन लोगों को क्या क्या व्यवस्था करना पड़ता है। ये भी मुद्दा है और जेन्युइन मुद्दा है मुझे लगता है। संविधान वाली तस्वीर कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी इन लोगों ने क्रॉस किया है, क्योंकि उनका यह मानना है कि संविधान को लोग मानना छोड़ दिए हैं। संविधान सिर्फ कहने के लिए रह गया है, बाकी व्यवहारिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं बचा है। तो सब मिला जुला के मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे पूरा लिस्ट बनाया गया है कि कितना कितना लोग का खर्चा हो रहा है। तो सोचिए कि तैयारी करने के लिए भी खर्चा, रूम लेने के लिए भी खर्चा, पढ़ाई करने के लिए भी खर्चा, फॉर्म भरने के लिए भी खर्चा, और जहाँ पे सेंटर जाएगा वहाँ पे जाने के लिए भी खर्चा, रिज़ल्ट देखने के बाद धरने पे जब आते हैं वहाँ पे भी खर्चा। यानी कि बस पैसा ही पैसा लगना है। रिज़ल्ट क्या है? आपने एक सवाल संतोष ने पूछा, बहुत ही शानदार इन्होंने गाना सुनाया। और एक सवाल संतोष ने पूछा कि किस उम्मीद के साथ हम लोग आगे की तैयारी करें। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग रह गए हैं किसी तरह, चाहे धांधली की वजह से, तो आगे हम लोग किस उम्मीद में तैयारी करें। सरकार से यह सवाल पूछ रहे थे। तो योगी जी, इस बात का जवाब तो इनको मिलना चाहिए। इतना तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत एक बहुत, मतलब मुझे लगता है पूरी दुनिया, लगता नहीं ये है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और उस लोकतांत्रिक देश के, एक लोकतांत्रिक प्रदेश के एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि संतोष किस उम्मीद में आगे की तैयारी जारी रखेंगे, और संतोष जैसे हजारों लाखों लोग किस उम्मीद में आगे की तैयारी जारी रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इनसाइड भारत टीवी का एसआई जांच को लेकर, एसआई भर्ती की जो जांच है उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं उनका समर्थन करता रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। जी मैम, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा। हमने ये देखा कि हम लगभग 50, 60, 70 साल तक जीते हैं। जो व्यक्ति की जो है आयु लगभग होती है एवरेज दर, उसमें कम से कम 15, 17, 18 साल तक, 20 साल तक हम लोग घर पे रहते हैं बच्चे बन के। जब बच्चे बन के हमारे 20 साल 21 साल के युवा तैयार होते हैं और 21 साल से लेके 32-35 साल तक सिर्फ रोड पे भटकते रहते हैं। जो युवा एक मतलब कहते हैं कि देश को सुधार सकता है, बिगड़ती चीज़ों को सुधार सकता है, अपने देश को आगे ला सकता है, उस टाइम पे हम रोडों पे भटकते रहते हैं। बाद में 40-45 साल की अवस्था में हम पहुंचते हैं, 2-4 साल तक परिवार में रहते हैं, उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो वापस कोई ला पाएगा? तो इतने पढ़े लिखे, मतलब पढ़ने, आपने एक शब्द ये बोला कि पकौड़ा बेचिए। नहीं, मैंने नहीं बोला ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो भी एक रोजगार है। जी हाँ, वो भी एक रोजगार है। अगर पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचेंगे और अनपढ़ लोग राज करेंगे हम पे, तो क्या ये देश सुधर पाएगा? विश्वगुरु बनाना है ना, तो शायद इसी तरह से बनता होगा। नहीं, पकौड़ा बेचने की भी एक सीमा होती है। अगर हम BA किए, MA किए, PhD, मैं आपकी बात समझ गया, वो बात ठीक, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद विश्वगुरु भारत को बनाना है, तो शायद हो सकता है कि इसी माध्यम से बना दें कि जो अनपढ़ जाहिल हैं वो राज करें अधिकारी बनके, और आप लोग पकौड़ा तलिए। जी जी जी, बिल्कुल यही हो सकता है। यह भी एक सवाल है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। बाकी इन सभी लोगों के साथ इनसाइड भारत टीवी कैमरे और माइक के साथ था, है और रहेगा। इन्हीं सब सवालों के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, और एक बार फिर से
लानत स्वीकार कीजिएगा नोएडा सेक्टर के एसी रूम में बैठे तमाम कारपोरेट मीडिया हाउसेज। अब मैं ये बात बहुत स्पष्ट कह दूंगा, चाहिएगा तो मानहानि वगैरह जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन यह बात सही है कि यदि आपको इनका दर्द नहीं दिख रहा है, यदि आपको इनकी तकलीफ़ नहीं दिख रही है, अगर आपके चैनल टीवी चैनल में इनका मुद्दा नहीं है तो लानत स्वीकार कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी आगे आ जाइए। वो लोग तो मंदिर मस्जिद में सारी मीडिया लगी हुई है। यस सर। क्या मंदिर मस्जिद में सारी मीडिया लगी हुई वो है, सर ये यहाँ दिखाते- जरूरी नहीं है सर, ये छोड़ने लायक विषय है ही नहीं। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। वो ये नहीं, वो ये दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, देश का युवा का रोजगार खतरे में नहीं दिख रहा है। युवा खतरे में है, ये कभी नहीं दिखाते। जी क्या मैं बस इतना ही से कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं वो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री का बोझ हल्का करने के लिए दे रहे हैं। जो मेरा मानना है कि इस समय वो जैसे बिजी हैं, जो अवैध कब्जे हैं जो इस समय हो रहे हैं वो शायद उन्हीं को गिराने में बिजी हैं इस समय। अगर हम लोग ईमानदारी से परीक्षा ये भी तो अवैध कब्जा ही है। क्या चीज़? जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो भी तो अवैध कब्जा है। आपकी नौकरी पे अवैध कब्जा है, इस पे बुलडोजर कब चलेगा? वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ईमानदारी से पढ़ के कुछ इस लायक बन जाएंगे कि हम वो अवैध कब्जा करने ही नहीं देंगे किसी को, तो हम उनका बोझ हल्का ही कर रहे हैं। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है मीडिया से, हाँ जी, कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हो उन तक ये खबर पहुंचा दे कि उनका बोझ हल्का कर दें हम लोग। लेकिन क्या नाम बताए हैं? प्रदीप। प्रदीप, ये बताइए, आप अवैध कब्जा के पीड़ित खुद हो गए, ये आपकी मंशा है कि अवैध कब्जा हम लोग होने ही नहीं देंगे जब ऐसा ही बन जाएंगे, लेकिन अवैध कब्जा के पीड़ित तो आप हो गए। तो आप मुख्यमंत्री जी से सवाल कीजिए कि हमारे वाले अवैध कब्जा जो लोग किए हैं उन पे बुलडोजर कब चलेगा? उससे सवाल तो यही है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी आए, हमारी बस जो भी हमारी तो इन सभी लोगों के साथ अब वीडियो को क्लोज करूंगा, लेकिन सवाल लास्ट में यही है कि इनके साथ इनके नौकरी के ऊपर जो अवैध कब्जा हुआ है उस पे बुलडोजर कब चलेगा? बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।